नमस् नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। सीटेट की परीक्षा बहुत ही जल्द हमारे बीच में होने वाली है और इसी कारण से हम सीडीपी यानी कि बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और अब तक हम अपनी 12 कक्षाओं में टोटल 360 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और आज हमें 13वीं कक्षा में 361 नंबर से लेकर के 390 नंबर तक के प्रश्नों का अभ्यास करना है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। 361 नंबर का प्रश्न, वृद्धि का संबंध किससे है? प्रश्न क्या है? वृद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आकार व भार से, ऑप्शन बी केवल आकार से, ऑप्शन सी केवल भार से या फिर डी कोई नहीं। बोलिए, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार और भार से, केवल आकार से, केवल भार से या फिर कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जब वृद्धि होती है तो आकार और भार, तो आकार और भार दोनों से ही वृद्धि का संबंध होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 362, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग निम्न में से चूहों पर किसने किया था? किससे संबंधित? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी मैक्ड्यूगल ने, ऑप्शन सी मेंडल ने या फिर डी पावलोव ने। बोलिए, किसने किया था वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग? कार्ल पियर्सन ने, मैक्ड्यूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलोव ने? बोलिए। तो ऑप्शन सी मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था। किसने? मेंडल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 363 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? किसका है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऑप्शन बी विकास हमेशा रेखीय होता है, ऑप्शन सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है या फिर ऑप्शन डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। बोलिए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो भैया विकास का सिद्धांत ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यानी कि सभी प्राणियों में विकास अलग अलग तरीके से होता है, अलग टाइम फ्रेम को लेकर के वर्क करता है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा है? कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 364, क्या है प्रश्न? कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं? किसके अनुसार? कोहलर वर्ग के हिसाब से जो शिक्षक हैं वह बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। बोलिए, कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों के भीतर किया जा सकता है। कठोर निर्देश इत्यादि देकर के उन्हें नैतिक विकास उनका नहीं किया जा सकता है। चलिए 365 नंबर का प्रश्न, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति निम्न में से किस अवस्था में चाहता है? कौन? बालक। तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कौन सी अवस्था में चाहता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था में,
बी बाल्यावस्था में, सी शैशवावस्था में, या फिर डी प्रौढ़ावस्था में? बोलिए। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति निम्न में से किस अवस्था में चाहता है? तो ऑप्शन ए किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? कि किशोरावस्था में बच्चा अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, यानी कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है और इसे सर्वमान्य किया जाना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। तो यह सब क्रियाएं किशोरावस्था में इस प्रकार की अवस्था होती है। तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किशोरावस्था में चाहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 366 नंबर का प्रश्न। एक बच्चा कक्षा में प्रायः पूछता है, इसका उचित रूप से क्या अर्थ है? क्या कहा? एक बच्चा कक्षा में प्रायः पूछता है, इसका उचित रूप से क्या अर्थ है? माने यदि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिन्हें बार बार डाउट होते हैं, प्रश्न पूछने की आदत होती है कि ये कैसे होता है, ये क्यों नहीं हुआ, इस तरीके के प्रश्न बच्चों के मन में उठते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए कि वह शरारती है, ऑप्शन बी जिज्ञासा है, ऑप्शन सी असामान्य बालक है, या फिर डी प्रतिभाशाली है? बोलिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि जो बच्चा प्रश्न पूछता है कक्षा में और सही मायने में प्रश्न पूछा करता है, वास्तव में वह बच्चा जिज्ञासु किस्म का है, उसे जानने की, समझने की, सीखने की जिज्ञासा है। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि जिज्ञासा है। 367 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? ऑप्शन ए अभिवृद्धि से, ऑप्शन बी विकास से, सी परिपक्वता, या फिर डी उन्नयन? बोलिए। किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो ऑप्शन ए अभिवृद्धि का अर्थ आकार के बढ़ने से है। क्या? आकार का अर्थ, आकार बढ़ना किसमें सम्मिलित किया जाता है? अभिवृद्धि में। अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था सबसे पहला कि आकार एवं भार को वृद्धि में सम्मिलित किया गया है। आपका ऑप्शन अभिवृद्धि सही हो जाएगा कि किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो अभिवृद्धि का अर्थ आकार बढ़ने से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 368 नंबर का प्रश्न। निम्न में से मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? क्या? मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक व अध्यापक, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? बोलिए। मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि वंशानुक्रम व वातावरण। तो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का ही मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 369। विकास का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न। विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, या ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला? बोलिए। तो विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। किसके? अभिप्रेरणा और अनुभव के कारण से जो परिवर्तन पैदा होते हैं, जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उसे ही विकास कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 370। इसके देखिए दो ऑप्शन सही माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ए और ऑप्शन डी। लॉरेंस कोहलर वर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे निम्न में से किन चरणों का अनुसरण करते हैं? बोलिए। लॉरेंस कोहलर वर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरण हैं, उन चरणों में से जो
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, वो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी वैयक्तिकता और विनिमय, ऑप्शन सी अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध और ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। बोलिए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें दो ऑप्शन सही हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो एक तो पहला सही होगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, कि माने बच्चे आज्ञा का पालन करना इस उम्र में सीखते हैं और दंड के कारण से भी वह सारी बातों को मानते हैं। और ऑप्शन डी सही होगा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इन चरणों का प्रयोग बच्चा करना, इसमें इन चरणों का प्रयोग बच्चे अक्सर करना सीख जाते हैं। चलिए 371 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? किसका ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुशमिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला या ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। बोलिए। तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला। किससे? आसानी से चिढ़ने वाला ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। चलिए 372 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खेल के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? कहां पर? खेल के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बोलिए। खेल के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी कि खेल के मैदान में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। इस कारण से आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 373। किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? प्रश्न क्या है? किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से या फिर ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 374 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंब, ऑप्शन सी बीजकरण या फिर ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। बोलिए। कौन सी गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है? तो जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था, क्योंकि 0 से 2 साल का बच्चा है, यानी कि बच्चा जब जन्म हो जाता है बच्चे का, उसके बाद की ये अवस्था होती है शैशवावस्था की। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था है। और यहाँ हमसे पूछा है कि गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? तो वो शैशवावस्था हो जाएगी, क्योंकि डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था ये तो गर्भाधान काल की ही अवस्थाएं होती हैं। चलिए 375 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? कौन सा? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स ने, ऑप्शन बी फ्रायड ने, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर ऑप्शन डी इवान पावलोव ने। बोलिए। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स ने। किसने? कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 376 नंबर का प्रश्न, गर्भ में जो बच्चा है, गर्भ में संतान किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मां के पोषण से, ऑप्शन बी मां के टीवी देखने से, ऑप्शन सी आस पड़ोस से, या फिर ऑप्शन डी पूर्वजों से। तो गर्भ में स्थित संतान या गर्भ में स्थित बच्चा किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जाहिर सी बात है कि मां के पोषण का ही उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मां जिस तरीके का पोषण लेगी, जिस तरीके का आहार लेगी, उसी के हिसाब से बच्चा होगा। चलिए, मां के टीवी देखने का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, आस पड़ोस का गर्भ के बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं होगा, पूर्वजों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा कि मां के पोषण से। 377 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की है? किसने की है बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फेस्टिंगर, ऑप्शन सी एरिक्सन, या फिर ऑप्शन डी वेलाक। बोलिए किसने सहायता की है? तो पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने वस्तु स्थितर्य को विकास को समझने में बच्चों के लिए सहायता की है। 378 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? कौन सा दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट वांडूरा, ऑप्शन सी नोम चोम्स्की, या फिर डी ई सी टॉलमैन। बोलिए किसने दावा किया? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नोम चोम्स्की ने यह दावा किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 379 नंबर का प्रश्न, सूर्य बच्चे के साथ चलता है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसको मुड़ने का अनुसरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर संकेत करता है? कौन सा? सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसको मुड़ने का अनुसरण करता है, बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए पराहम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, या फिर वस्तु स्थितर्य। बोलिए तो ऑप्शन सी सही होगा कि सजीव चिंतन की ओर इशारा करता है। चलिए 380 नंबर का प्रश्न, इनमें से समस्या समाधान को बाधित क्या नहीं करता है? किसको? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ऑप्शन ए निर्धारण, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपता, या ऑप्शन डी मोर्चाबंदी। बोलिए इनमें से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 381 नंबर का प्रश्न, वर्णमाला की पहचान निम्न में से किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? किसकी पहचान? वर्णमाला की पहचान निम्न में से किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? ऑप्शन ए 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 4 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन डी 3 वर्ष की आयु में। बोलिए तो वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है, माने इसके पहले वर्णमाला की पहचान नहीं कर पाता है बच्चा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 382 नंबर का प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है, उसे क्या कहते हैं? किसका? बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है, उसे क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, या फिर डी संज्ञानात्मक। बोलिए तो ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 383,
निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बोलिए, किसके हिसाब से जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, सी संतुलीकरण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामाजिक संचरण। क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, लेकिन किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। 384 नंबर का प्रश्न, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए प्रियर के द्वारा, सिन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, या फिर स्टर्न के द्वारा। बोलिए, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी डार्विन के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए 385 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है? क्या नहीं पूछा है, किसके लिए लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति। बोलिए, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न 386 नंबर का, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? इसको मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक सभी कुछ मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। 387 नंबर का प्रश्न, इनमें से स्मरण करने की कौन सी विधि है? क्या कौन सी है स्मरण करने की विधि? ए मिश्रित विधि, बी विचार साहचर्य विधि, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों स्मरण करने की विधियां हैं। 388 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन से मनोवैज्ञानिक के हिसाब से विकास एक सतत यानी निरंतर चलने वाली लेकिन धीमी यानी कि स्लो प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कोलसेनिक, ऑप्शन बी पियाजे, सी स्किनर, या फिर डी हरलॉक। बोलिए, तो ऑप्शन सी स्किनर, स्किनर के अनुसार। 389 का प्रश्न, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचाने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? किसके हिसाब से? बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, या फिर भावनात्मक व्यवहार। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। चलिए 390 नंबर का प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की कैसी अवस्था है? कौन? व्यक्तित्व विकास की कैसी अवस्था है? ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बोलिए, व्यक्तित्व विकास की कैसी अवस्था है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि। इस प्रकार से आज 13वीं कक्षा हमारी पूरी होती है और 390 नंबर के प्रश्न तक का अभ्यास हमने कर लिया है और उम्मीद है आपके सामने में फिर से अच्छी क्लास लेकर के कोई ना कोई आऊंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।